वेलकम टू अमित गुरुआ। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम देखेंगे यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और संविधान, स्पेशल एमसीक्यूज। और ये आपको सभी एग्जामों में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट, यानी कि संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले कब हुई थी। फेडरल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सेंटर की अपनी पावर है, स्टेट की अपनी पावर है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी अपनी पावर है। यानी कि सेंटर की अपनी पावर है, केंद्र की अपनी पावर है, राज्य की अपनी पावर है, और लोकल बॉडीज की अपनी पावर है, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले कब हुई थी, तो ये हुई थी एक्ट ऑफ 1935, यानी कि 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। और इसमें क्या था 1935 में, इसमें इमरजेंसी की बात की गई, इमरजेंसी की बात की गई इस एक्ट के तहत। और जो ऑर्डिनेंस यानी जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किसको दे दी गई थी इस एक्ट के तहत, गवर्नर जनरल यानी वायसराय को, गवर्नर जनरल वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। और इसमें क्या किया गया था 1935 एक्ट के तहत, प्रोविंशियल ड्रायर की, यानी कि दो शासन को ख़त्म कर दिया गया था, दो शासन को ख़त्म कर दिया गया था। और इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना, आरबीआई बना एक्ट ऑफ 1935 के तहत। और 75% हिस्सा कहाँ से लिया गया है हमारा 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। और प्रांतों को क्या दे दी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को शक्ति दे दी गई थी। और जो 1935 का एक्ट है, इस एक्ट को क्या बोला गया था, एक्ट ऑफ स्लेवरी, यानी कि हमें फिर से गुलाम बनाने का एक्ट, एक्ट ऑफ स्लेवरी, एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है भारत की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर बात करें एक्ट ऑफ 1909 की, तो इसमें क्या था, इसको बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या बात की गई थी, सेपरेट इलेक्शन की। सेपरेट इलेक्शन का मतलब क्या है, हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। और जो ये है एक्ट ऑफ 1919, इसमें इसको बोला गया था मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें इसमें एक चेम्सफोर्ड मॉन्टेक्यू क्या था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यही है। और हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया हैज, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। राज्यों का एक संघ, अर्धसंघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ या एकात्मक राज्य। तो किस प्रकार करता है, यानी
ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ। और ये अनुच्छेद कौन सा है इसका? आर्टिकल आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन निवारक निरोध का अर्थ है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीन क्या है? मान लो आपको बिना पूछताछ के हिरासत में लिया जा सकता है। डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, बिना पूछताछ के आपको हिरासत में लिया गया है। मान लो आप कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हो, तो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, यानी कि आप लॉ एंड ऑर्डर और भारत की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें आपके प्रति कोर्ट में ट्रायल तो नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ टाइम के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। मान लो कोई भी आप सिक्योरिटी, कोई भी आतंकवादी, आप पे डाउट हो कि आप किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हो, तो उसके लिए आपको डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, बिना पूछताछ के हिरासत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज इज प्रिंसिपल ऑफ, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, खालिस्तान का सिद्धांत है। एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक। पर्सन में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज, तो इस व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। तो ये किसका सिद्धांत है? यह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, संवैधानिक सरकार का। और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, यानी कि इसमें पावर राजा के पास, किंग के पास होती है, किंग या क्वीन के पास। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको पता ही है, ये कहाँ से लिया गया है? अलिखित संविधान किस देश में चलता है? ब्रिटेन में। वहाँ जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग देश चलता है। कहने का मतलब ये है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, पार्टी आज के दिन मान लो बीजेपी की पार्टी है, कल कांग्रेस की आएगी, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो रूल हैं वो नहीं बदलेंगे, जो रूल हैं वो नहीं बदलते। ये है इस कहने का मतलब। और गणतंत्र यानी रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिक हैं वो, जिन्हें राष्ट्रपति जिसे बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। और अगर पूछें हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछें तो प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछें तो प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट पूछें तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। विच वन फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का कौन सा एक तत्व नहीं है? एक राज्य बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या, लैंड भूमि, गवर्नमेंट सरकार, और सॉवरेनिटी का मतलब है स्वतंत्र। मान लो मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो ये मैं किसी से पूछ के नहीं ले रहा हूँ, खुद की मर्जी से ले रहा हूँ, सॉवरेनिटी। तो इसमें जनसंख्या हो गया,
भूमि हो गई, गवर्नमेंट भी हो गई, लेकिन सरकार आर्मी, आर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी, आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल, यानी सरकार के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? संघीय, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी यूनिटरी की बात करते हैं तो यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिटरी का मतलब क्या है? पावर, मान लो एक जगह चले जाएं, सेंटर में पावर, केंद्र में सारी पावर चली जाती हैं, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे। और फेडरल का मतलब क्या है? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले भी हमने डिस्कस किया था, स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, और लोकल बॉडीज की अपनी पावर है, यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और नगर निगम की अपनी पावर है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं ये तो नहीं बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नहीं ये भी नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इसमें आपको दो कमीशन याद रखने हैं। एक तो सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन जो बैठा था 1983 में। सरकारिया कमीशन 1983 में 1983 में बैठा था। ये क्या बताता है? सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच रिलेशनशिप। और एक कमीशन और याद रखना है आपको, पुंची कमीशन, ये भी सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप को बताता है। ये कमीशन बैठा था 2007 में। तो दो ही कमीशन याद रखने हैं आपको। एक तो पुंची कमीशन सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप बताता है 2007 में, और एक सरकारिया कमीशन जो 1983 में, जिस टाइम हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑपरेट थ्रू, राज्य खालिस्तान के माध्यम से संचालित होते हैं। राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार या राष्ट्रपति। तो स्टेट के लिए क्या क्या चाहिए आपको बताया था मैंने? लैंड, भूमि, पॉपुलेशन, जनसंख्या, गवर्नमेंट, सरकार, और सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो राज्य किसके तहत चलते हैं? सरकार के तहत संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बात करते हैं इसमें कौन नहीं था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर जी तो थे, अलादीन कृष्ण स्वामी भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गोपालचारी अयंगर भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने लोग थे? इसमें 7 लोग थे। 3 तो ये हो गए BR अम्बेडकर जी,
अंबेडकर जी, अलादीन कृष्ण स्वामी और गोपालाचारी अयंगर 3। और उसके बाद कौन थे? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी और एम.डी. सदाउल्ला, एम.डी. सदाउल्ला, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव को रिप्लेस किया किसने किया था? बी.एल. मित्तल ने, बी.एल. मित्तल, बी.एल. मित्तल ने, बी.एल. मित्तल ने। और एक थे टी.टी. कृष्णानाम, टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी, जिसको रिप्लेस किया था डी.पी. खेतान ने, डी.पी. खेतान ने जिसको रिप्लेस किया था। तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी में के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। बी.आर. अम्बेडकर जी, अलादीन कृष्णास्वामी, गोपालाचारी अयंगर और के.एम. मुंशी, एम.डी. सदाउल्ला और एन माधवराव। एन माधवराव को रिप्लेस किसने किया था? बी.एल. मित्तल ने, बी.एल. मित्तल ने। और टी.टी. कृष्णामाचारी, जिसको रिप्लेस किया था डी.बी. खेतान ने, डी.बी. खेतान ने, डी.बी. खेतान ने। हो गए 7 के 7। डी.बी. खेतान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संवैधानिक सभा के स्थायी प्रेसिडेंट थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। और जो हमारा ये तो बने थे 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तब कौन थे? तब थे सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के उपाध्यक्ष पूछे तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। और एक जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा नेशनल फ्लैग, उसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसके भी प्रेसिडेंट, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? यानी इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन का नियम, सुशासन का नियम। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का नियम। ये बोला था हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसमें क्या वो लगाया था, क्वीन यानी जो रानी है वो भारत में आई थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली गई थी, सारी पावर अपने हाथ में ले गई थी। रानी ने, क्वीन आई थी और उसने ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर ख़त्म करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। इसमें तीन चीज़ें बोली गई थी, इसमें तीन चीज़ें बोली गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करने के लिए, हड़प नीति के सिद्धांत, और कोई भी रिलीजन यानी कोई भी धर्म में दखलंदाजी नहीं करेगा, ये बोला गया था। और एक बोला गया था सबके लिए इक्वलिटी हो। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मानी गई थी, वो थी कि धर्म में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ वही। क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो इनका मेन जो कोच थे इनफील्ड राइफल यानी चर्बी वाले कारतूस, उसके तहत तो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद का ये एक्ट है। और उसमें क्या बोला गया था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें 1857 की क्रांति के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय। ये क्या थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले क्या थे, वायसराय। पहले क्या थे, वायसराय, पहले वायसराय थे। और जो ये भारतीय परिषद अधिनियम है 1892, इसमें क्या बात की गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, बजट की बात यहाँ की गई थी, बजट की बात यहाँ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच टाइप डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं, प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति प्रतिनिधि या तानाशाही, डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव, डिक्टेटरशिप। तो भारत में हम किस प्रकार का करते हैं, यानी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। पता ही आपको डायरेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और डेमोक्रेसी को बोला गया था गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। ये किसने बोला था, ये बोला था गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बोला था अब्राहम लिंकन जी ने, अब्राहम लिंकन जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि हम चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज कंसिडरेटेड एज ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज। भारत को एक गणतंत्र के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य का एक मुखिया चुना जाता है। इसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। ऑप्शन 3, इसका अपना लिखित संविधान है, या इसमें सरकार का संसदीय रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राज्य का मुखिया चुना जाता है। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। राज्य का एक मुखिया चुना जाता है। राज्य का एक मुखिया चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज में बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर। कहने का मतलब क्या है, किस श्रेणी के नागरिकों को निर्धारित आयु के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। बैंकक्रप्ट नहीं, बैंकक्रप्ट को कहाँ चुनाव लड़ने दिया जाएगा। कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम फॉर करप्शन, अपराधियों को भी कहाँ नहीं, ये भी नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट सिटीजन, हाँ ये होगा इसका राइट आंसर। अनिवासी नागरिक, मानसिक रूप से अस्वस्थ, ये भी नहीं होगा। तो इसका नॉन क्या बन जाएगा राइट आंसर, नॉन रेजिडेंट सिटीजन, अनिवासी नागरिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन shall be a citizen of India if he has, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके पास lived in a foreign country for more than 5 years, नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। been convicted by a foreign court of law, नहीं ये भी नहीं होगा। currently acquired the citizenship of another country, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करते हो तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरे देशों में रोजगार स्वीकार किया, नहीं ये भी नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, ये कौन से सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, नागरिकता एक्ट 1985 के तहत इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 5 से लेकर 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक। और जो नागरिकता किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत, नागरिकता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यानी गृह मंत्रालय के तहत। और हम कितने प्रकार से सिटीजनशिप ले सकते हैं, बर्थ जन्म या आओ, बर्थ रजिस्ट्रेशन हमने रजिस्टर किया हो अपने आप को, और एक्वायर यानी किसी दूसरे कंट्री को कल को हम कुछ भी लैंड भूमि एक्वायर कर लेते हैं तो उसके तहत। और नेचुरलाइजेशन और एक माता पिता यहाँ के हों, डिसेंट यानी आपके माता पिता यहाँ के हों, तो उस 5 प्रकार से हम ले सकते हैं। बर्थ के आधार पर रजिस्ट्रेशन करके एक्वायर, कोई भी भूमि हमने एक्वायर कर लें उसके तहत, और नेचुरलाइजेशन तरीके से, और डिसेंट यानी माता पिता आपके यहाँ से हों। और 3 तरीकों से हम छोड़ सकते हैं, मतलब नागरिकता, टर्मिनेशन यानी आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो कंट्री अपने आप आपको टर्मिनेट कर दे जाएगा। और एक होता है बाय रिन्यूएशन, और एक होता है बाय डिप्रीवेशन, बाय डिप्रीवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार फॉर्मेड ए पार्ट ऑफ, मूल संविधान का एक हिस्सा थे। चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 152 में जोड़े गए या 42 में संविधान के तहत जोड़े गए, कौन सा होगा राइट आंसर आपका? तो फॉर्मेट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल संविधान का एक हिस्सा, मूल संविधान का एक हिस्सा। और जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, कहाँ से लिए हैं हमने? यूएसए से बोरो किए हैं, अमेरिका से। और भाग 3 में आते हैं, पार्ट 3, और इन्हें क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट है ये 12 से लेकर 35 तक आते हैं, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। और जो ये दे रखा 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए, 42 के तहत क्या जोड़े गए थे? 42 के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटी पहले कितनी थी? मौलिक करते हुए पहले थे 10। कहाँ से बोरो किए थे? हमें यूएसएसआर यानी रशिया से। और अब कितने हैं? 11th। और 11th में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत, 2002 के तहत। आगे बढ़ते हैं। Which of following which one of following is a political right? कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ या राइट टू लाइफ? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार? तो कौन सा है इसमें? चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और जो स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये हमारा पॉलिटिकल राइट हो गया। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो 14 नंबर आर्टिकल के तहत आता है। और जीवन का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। और पूरा पूछें अगर, ये तो बता ही दिया आपको। राइट टू इक्वलिटी पूछें अगर, समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार पूछें तो 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक, 18 अनुच्छेद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट आर अनअमेंडेबल? यानी कहने का मतलब ये है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है? ए के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती केस, MC मेहता केस या गोपालनंद केस? किस मामले में बोला था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, वो अनअमेंडेबल हैं, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते? तो ये बोला था गोलाकनाथ केस,
ये कब हुआ था? गोलकनाथ केस इसका राइट आंसर। ये हुआ था 1967 में, 1967 में। और जो केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973। इसमें क्या बात की गई थी? बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये समय समय पर हमें सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है, लिखा नहीं हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर समय समय पर हमें सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट ऑफ द पीपल मीन कंसेंट ऑफ ए फ्यू पीपल, ऑल पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लीडर ऑफ द पीपल। लोगों की सहमति का अर्थ है कुछ लोग, सभी लोग, कुछ लोग, सभी लोग, अधिकांश लोग, लोगों के नेता। यानी लोगों की सहमति यानी 50% + 1, यानी कि अधिकांश लोग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 14 से लेकर 18 तक। और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी सांस्कृतिक व एजुकेशन राइट, ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 29 से 30, 29 से 30। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, 32 में। आगे बढ़ते हैं जी। Which of the following writ can lie only against a person holding a public office? Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, यानी कि वह कौन सी रिट है जो सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति झूठ बोल सकता है। यानी कि कोई भी ऑफिस में आप जाते हो, वो व्यक्ति आपका काम नहीं करता है, तो ये फंडामेंटल अननोन होता है। तो ये कौन से उसके तहत आते हैं? ये मैंडामस। क्या हुआ इसका राइट आंसर? मैंडामस। मैंडामस रिट कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और मैंडामस का मतलब क्या है? मैंडामस का मतलब है टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट। कोई भी पर्सन आप काम नहीं कर रहा है ऑफिस में, तो उसको एक्टिव करना, एक्टिव करना। और एबिस कॉर्पस का मतलब क्या है? एबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। यानी कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ लेता है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। मैंडामस का मतलब होता है टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट। उस मान लो कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में आपका काम क्यों नहीं कर रहा है, भाई उसको आप करवा सकते हो एक्टिवेट। और हैबियस कॉर्पस टू अवे बॉडी, यानी आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन होता है। कोई भी व्यक्ति आपको पकड़कर रख लेता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ये होता है, ये होता है। और जो ये रिट है, रिट आप गवर्नर, राज्यपाल और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं
डाल सकते। राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का क्या मतलब है? निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब है रोक देना। प्रोहिबिशन का मतलब है रोक देना, निषेध यानी रोक देना। यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन चलते चलते हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? निषेध यानी प्रोहिबिशन। लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और वो चलते चलते हाई कोर्ट ने वो केस अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद है सेरेसरी। सेरेसरी का मतलब क्या है? कोई भी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लोअर कोर्ट ने कोई भी फैसला दे दिया, डिसीजन, और उस डिसीजन को हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेरेसरी। और उसके बाद 5 प्रकार की रिट होती है। एक बचती है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी राइट टू वोट बिलोंग। वोट देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, नेचुरल राइट या राजनीतिक अधिकार, वुमन राइट, सिविल राइट, नेचुरल राइट या पॉलिटिकल राइट। तो वोट देने का अधिकार पहले तो ये समझो किस में आता है, ये चलो बता ही देते हैं। राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू वोट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 326 के तहत। आर्टिकल 326 के तहत इसको क्या बोलते हैं? 326 को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। और जो हम वोट डालते हैं 18 या 18 प्लस के होते ही, तो ये वोट 18 या 18 के तहत, तो ये संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में, 1989 में। तो ये हमारा कौन सा राइट है? पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन ए सेंस ऑफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बिरादरी शब्द का अर्थ खालिस्तान का भाव है। फ्रेंडलीनेस, स्टेटहुड, लव एंड अफेक्शन, ब्रदरहुड, मित्रता, राज्य का दर्जा, प्यार और स्नेह, भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा यानी ब्रदरहुड। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रदरहुड। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी का भाईचारा। और जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था? प्रस्तावना, यूएसए से, अमेरिका से। और प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं? प्रीफेस यानी पहला ही पेज, प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसने बोला था? ऑब्जेक्ट रेजुलेशन बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को। और प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप यानी जो भविष्य देखते हैं वो किसने बोला था? पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था के एम मुंशी ने पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था के एम मुंशी ने। और आइडेंटिटी कार्ड किसको बोला था? प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था यानी परिचय पत्र ये बोला था अन्य पालकीवाला ने। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को संविधान की आत्मा किसने बोला था? ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में छापना इसको। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।